ठीक है ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस का। क्या जरूरत है सबको माइक की? एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको ही दे दूंगा माइक, घर ले जाना, रील बनाना बैठ के। ठीक है, आज हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास बीटी कॉटन। इसका क्या नाम है हमारे पास? बीटी कॉटन। कल हमने जो है वो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, किस तरीके से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के पीछे हमारा क्या पर्पस है कि वो किसी भी एबायोटिक स्ट्रेस को जो है वो झेल सके। दूसरा, वो डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बने, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बने, इंप्रूव्ड कर देनी हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड की। ठीक है, ऊपर से इसका एक और यूज है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उससे भी बचाता है। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होते हैं? जब हम फसल को एक बार काट के ले आते हैं घर में, तो अगर वो ना बिके, जैसे टमाटर की खेती होगी हमारे पास, अगर टमाटर टाइम से नहीं बिके बाजार में, तो उनकी तो शेल्फ लाइफ कम है, तो वो तो खराब हो जाएंगे, तो इससे तो फार्मर को नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया है, इनकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज कर दी है। क्लियर है? अब वो इतनी आसानी से खराब जो है वो जल्दी खराब नहीं होंगे। तो हमने क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी हमने कम कर दिया है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कुछ एस्पेक्ट हमने कल डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल जो वैल्यू हमने फूड में बढ़ाई है, उसमें गोल्डन राइस के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो रिच इन विटामिन ए रहता है। किस तरीके से हमने उसको रिच इन विटामिन ए बनाया है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में बीटी किसके लिए स्टैंड होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस इसको हम कहते हैं, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। ये इसका साइंटिफिक नेम है, और जब भी साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में नहीं लिखे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन लिखने होते हैं। और जो स्पीसीज, पहला जो स्पीसीज रहता है, दूसरा जीनस रहता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपने जब बोर्ड में लिखना है, हाँ, तो पहले क्या रहता है, जीनस रहता है और दूसरा स्पीसीज रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और स्पीसीज का हमेशा जो है वो लेटर जो पहला रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और जीनस का पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो जब भी साइंटिफिक आप नाम बोर्ड में लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करने हैं आपने इनको। क्लियर है? तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस जो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये कैसा बैक्टीरिया है? सोइल बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है हमारे पास? ये सोइल बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका यूज करके हमने कॉटन को जो है वो रेजिस्ट कर लिया है, किसके थ्रू? इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना लिया है हमने बीटी कॉटन को। किसका यूज करके? बैसिलस थुरिंजेनेसिस का यूज करके हमने इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना लिया है। लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने की, या इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करने की? तो इसको जरूरत हमने इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसको एक इंसेक्ट है जिसका नाम है हमारे पास कॉटन वॉलवॉर्म। ये एक इंसेक्ट है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है कॉटन प्लांट को। किस तरीके से? ये इंसेक्ट जाएगा और उसके लीफ को खा लेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है कॉटन प्लांट की, या कॉटन जो प्लांट है वो या तो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो हमने क्या किया है, इस इंसेक्ट से बचने के लिए हमने एक बैक्टीरिया का यूज किया है, उसका नाम है बीटी। क्लियर है? कैसे हमने इसको रेजिस्ट बनाया है वो हम यहां पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो हमने पहले जो चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में पढ़ लिया है कि किसी माइक्रोब से हम या किसी भी चीज से हम अपना डिजायर जीन निकालते हैं। वो डिजायर जीन वो होता है जिसके अंदर हमारी वो क्वालिटीज होती हैं जो हमें चाहिए। तो बीटी जो बैक्टीरिया है, इसको यूज करने के पीछे एक ही पर्पस है कि ये कुछ ऐसी चीज बनाता होगा कि अगर वो ये कॉटन वॉलवॉर्म खा ले, जो एक इंसेक्ट है, ये इसको खा ले तो ये मर जाएगा। क्लियर है बात?
तो हमने इससे कुछ ऐसा निकालना है जो कॉटन प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस कर देना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। और प्लांट्स में बेसिकली हम जो नॉर्मल वेक्टर यूज करते हैं हर टाइम वो है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मेट, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। तो हमने देखना है कि किस तरीके से हमने इसको रेजिस्ट बनाया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बैसिलस थ्रिंजेनेसिस के पास ऐसा है क्या। आई बात सही में, अगर वो हमें पता चल गया तो इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, ट्रांसफर कैसे करना, वो टेक्निक तो हमें पता ही है। वेक्टर हमारे पास है, हमने बना लेना है मॉडिफाइड प्लांट। तो हम अगर बात कर लेते हैं तो ये चीजें याद रखनी है कि जो बीटी कॉटन है उसमें बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थ्रिंजेनेसिस एक सॉइल बैक्टीरिया है जो अफेक्ट करता है कॉटन प्लांट को। और कौन सा है, कॉटन वॉल्वोम, ये एक इंसेक्ट है जो इसकी लीफ खा जाता है, इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन गिरने लगी। तो हमने क्या किया, अब एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, क्या लिया हमने, बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, पहले हम इसके प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे क्या वो चीज बनाता है जो हमने इससे एक्सट्रैक्ट करनी है, आइसोलेट करनी है। तो एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, ये जब स्पोर फॉर्मेशन करता है, क्या करता है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन करता है, जिसको हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन करता है तो ये एक प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाएगा। कब, जब वो स्पोर की फॉर्मेशन कर रहा होता है उस टाइम पे वो एक प्रोटीन बनाता है। कैसा प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन बनाएगा, क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। और क्रिस्टल प्रोटीन का नाम है हमारे पास क्राइजीन, यानी क्रिस्टल प्रोटीन बेसिकली ये क्राइजीन्स बनाते हैं, ठीक है, क्राइजीन्स प्रोड्यूस करेंगे जो एक बेसिकली क्या बनाएंगे, क्रिस्टल प्रोटीन बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब वो स्पोर की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। क्लियर है। अब ये क्राइजीन्स क्या करेंगे, एक टॉक्सिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ये। इस टॉक्सिन का नाम है प्रोटॉक्सिन। क्या नाम है, प्रोटॉक्सिन। किसी भी चीज के आगे जब आप प्रो लगा देते हैं मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है ये अभी कैसा है, इनएक्टिव है। अब इसको एक्टिव करवाना पड़ेगा तभी तो ये काम करेगा। तो एक्टिव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एक्टिवेशन क्या चाहिए होगा इसको, एल्केलाइन पीएच चाहिए। क्या चाहिए इसको, एल्केलाइन पीएच चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि ये जो बैक्टीरिया जो एक टॉक्सिन बनाता है, ये टॉक्सिन जो है वो कब काम करता है, एक्टिव टॉक्सिन में कब कन्वर्ट होता है, जब उसको कौन सा मीडियम मिलता है, एल्केलाइन मीडियम मिलता है, एल्केलाइन पीएच मिलता है। और ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एंडोटॉक्सिन में। अब ये क्या है, एक एक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है ये टॉक्सिन की। क्या है ये, अब ये एक्टिव फॉर्म आ गई है। अब इस एक्टिव फॉर्म क्या करती है, इसको इंसेक्ट जो है वो ईट करेगा या इंसेक्ट के अंदर ये जाएगी। तो ये इंसेक्ट की जो मिड गट है, इंसेक्ट की क्या है, जो मिड गट है उसको स्वेल कर देगी, स्वेल अप एंड लाइसिस। लाइसिस मतलब उसको तोड़ देगी, उसमें बेसिकली पोर कर देगी। जब उसकी इस मिड गट में जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें पोर्स हो जाएंगे, स्वेल कर जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस क्राइजीन को, हमारा क्या है मेन फोकस, इस क्राइजीन को कहां इंट्रोड्यूस करवाना है, कॉटन प्लांट में, ताकि ये क्राइजीन कॉटन प्लांट में जाए और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करे। ये टॉक्सिन प्लांट को तो कोई हार्म नहीं करेगा क्योंकि प्लांट के पास एल्कलाइन पीएच नहीं होगा। ये उसी इंसेक्ट को जो है वो अफेक्ट करेगा जिसके लिए इसको बनाया गया है। क्यों, क्योंकि जो क्राइजीन्स होते हैं दैट आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, ये भी याद रखना है, क्राइजीन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्राइजीन्स आर इंसेक्ट
स्पेसिफिक होते हैं। ये भी डायरेक्ट एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसेक्ट या प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, तो जिसके लिए बनाया गया है उसी इंसेक्ट को किल करेगा। अगर कोई हमारे लिए यूजफुल इंसेक्ट है तो उसको किल नहीं करेगा। आप बोले कि कोई भी इंसेक्ट खा ले वो मरता ही जाए, तो अगर हमारे कोई यूजफुल इंसेक्ट है तो वो भी नहीं मर जाएगा, तो क्या जरूरत, क्या फायदा हुआ हमारा, हमने तो अपनी यूजफुल चीजें खो दी। तो हमने क्या किया कि क्रायोजीन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जिस इंसेक्ट के लिए बनाए गए हैं वही मरेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो प्लांट के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा देना है, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना है, तो वो एक उसके जेनेटिक मेकअप को क्या करेंगे, हम अल्टर करेंगे। अगर जेनेटिक मेकअप को अल्टर करेंगे तो मैनिपुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड प्लांट बन जाएगा। क्लियर है? तो जैसे वो इंसेक्ट उसके जो लीफ को खाएगा मर जाएगा। क्लियर है? तो हमने अब ये इतना मैकेनिज्म आपको चल गया पता कि ये बैसिलस थुनजेनेसिस से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आइसोलेट करेंगे, क्रायोजीन्स हमें चाहिए। अब इसी क्रायोजीन्स को हम पकड़ेंगे और कहां इंट्रोड्यूस कर देंगे, कहां इंट्रोड्यूस कर देंगे, कॉटन प्लांट के अंदर। ठीक है? तो अब हम इस क्रायोजीन्स को लेंगे और किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, कॉटन प्लांट के अंदर। किसकी हेल्प से, वेक्टर। किसकी हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं हम, एग्रो बैक्टीरियम। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, एग्रो बैक्टीरियम। इसका बेसिकली प्लाज्मिड यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड जिसको आप कहते हैं। टीआई स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड कहते हैं, लेकिन हमने उसका ट्यूमर वाला हिस्सा काट दिया है ताकि वो ट्यूमर कॉज ना करे, बाकी वो रेप्लिकेशन वो वैसे ही करेगा। क्लियर है? अब हमने इसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है और ये क्या बन गया है, अब इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट जो है वो हमारे पास बन गया है। तो यही स्टोरी लिखनी है बोर्ड में जब आती है कि कैसे हमने, क्या जरूरत पड़ेगी, पहले तो ये नीड बताओ अपनी कि क्या जरूरत पड़ेगी कि इंसेक्ट है जो अफेक्ट करता है कॉटन प्लांट को, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब हमने उसको ओवरकम करवाना है। उसके लिए हम जो है वो बीटी बैसिलस थुनजेनेसिस का एक बैक्टीरिया है उसको यूज करते हैं, उसका क्रायोजीन्स लेकर आते हैं। क्रायोजीन जो है वो एक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम है प्रोटॉक्सिन, जो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए एल्कलाइन पीएच देना जरूरी है। जब एल्कलाइन पीएच उसको मिल जाता है तो वो एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। अब एल्कलाइन पीएच कहां मिलेगा, जो इंसेक्ट है उसकी मिड गट में। क्लियर है? तो जैसे वो उसकी लीफ को खाएगा वो अंदर जाएगा, क्रायोजीन्स प्रोटॉक्सिन में से एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट होगा और उसकी जो मिड गट है उसमें स्वेलिंग आएगी, पोर्स होंगे और लाइसिस जो है वो ब्रेक डाउन होगी और वो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जिससे हमारा जो कॉटन का प्लांट है वो रेजिस्ट हो जाता है। ठीक है? एक चीज याद रखनी है कि जब है ना शेर शिकार करता है ना, शेर और अगर मैं हिरन की बात करूं तो उनमें कैसा रिलेशनशिप है, प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप है। ठीक है? तो अगर मैं यहां बात करूं इंसेक्ट और प्लांट की, तो इनमें क्या है, पेस्ट का जो है वो रिलेशनशिप है। तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बने। प्लांट के केस में जब कोई इंसेक्ट किसी प्लांट को अफेक्ट करता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेस्ट। क्लियर है? तो ऑप्शन में पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट करके भी ऑप्शन में आता है। तो आप ये ना समझे कि मैंने पेस्ट नहीं बताया है तो वो नहीं है। ठीक? तो जब भी कोई इंसेक्ट किसी प्लांट के ऊपर फीड करता है, किसी प्लांट को अफेक्ट करता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेस्ट। तो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने ये बनाया है। क्लियर है? कैसे बनाया है, बैसिलस थुनजेनेसिस एक बैक्टीरिया का क्रायोजीन्स लेके हमने इसको बनाया है। इतना क्लियर है? एक कहानी की फॉर्म में रखेंगे या तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमने बात करी थी क्रायोजीन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक। तो हम अगर बात कर लेते कि इंसेक्ट की टाइप कौन कौन सी है जो आपकी बुक में दे रखी है, जहां से बोर्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और नीट में तो क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। इतना क्लियर है आपको? अगर हम बात कर लेते हैं क्रायोजीन्स जो है वो अगर इंसेक्ट स्पेसिफिक हैं तो कौन कौन से इंसेक्ट के लिए कौन कौन से टाइप का क्रायोजीन्स हमारे पास है, हमारे पास अभी। तो अगर हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट की, ठीक है, तो इंसेक्ट एक क्लास है, इसके कुछ ऑर्डर्स रहते हैं।
है ना, आपने पढ़ा ही होगा पहले, हरार के पढ़ी है किस तरीके से रेंज में रहती है। तो इसके कुछ ऑर्डर्स होंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास लेपिडोप्टेरा, ये एक पहला ऑर्डर है इंसेक्ट का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं। दूसरी जो ऑर्डर है हमारे पास वो है हमारे पास कोलियोप्टेरा, और तीसरा जो है हमारे पास ऑर्डर उसका नाम है हमारे पास डायप्टेरा। ये तीन ऑर्डर आपने ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो डायप्टेरा है इसमें जो इंसेक्ट आते हैं वो आती हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज। क्या आएंगे? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कौन से जो है वो इंसेक्ट के कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? डायप्टेरा। जो हमारे पास कोलियोप्टेरा है इसमें आता है हमारे पास बीटल्स। इसमें क्या आता है? बीटल। जितने भी बीटल्स है वो इस ऑर्डर में आएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं आपके लेपिडोप्टेरा की, तो इसमें आता है हमारे पास आर्मी वॉर्म, या हमारे पास टोबैको वॉर्म। इससे भी नीट में और बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वॉर्म जितने भी होंगे आपके वो किसको बिलोंग करेंगे? लेपिडोप्टेरा को जो है वो बिलोंग करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बनते हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हैं। तो जो क्राइजीन्स होते हैं वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। वॉर्म के लिए अलग टाइप के क्राइजीन्स होंगे, बीटल के लिए अलग टाइप के क्राइजीन्स होंगे, और इनके लिए अलग टाइप के क्राइजीन्स होंगे। एक ही टाइप का क्राइजीन जो है वो हर किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, उस है ना। हर किसी इंसेक्ट के लिए हर क्राइजीन स्पेसिफिक होता है, अलग टाइप का होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्राइजीन्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, तो एक है हमारे पास क्राइजीन 1AB, 2 क्राइजीन 2AB, और हमारे पास है क्राइजीन 1AC। ये जो दो आपके क्राइजीन्स हैं ये यूज किए जाते हैं हमारे पास कॉटन वॉलवॉर्म इंसेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कॉटन वॉलवॉर्म के लिए कौन कौन से क्राइजीन स्पेसिफिक है? क्राइजीन 2AB और क्राइजीन 1AC। क्लियर है। दूसरा आपका दिया गया है आपकी किताब में क्राइजीन 1AB, ये वाला। ये आपका होता है कॉर्न बोरर्स। ये एक इंसेक्ट है कॉर्न बोरर जो कॉर्न प्लांट को अफेक्ट करता है। उससे प्रोटेक्शन के लिए कौन से क्राइजीन यूज किए जाते हैं? क्राइजीन 1AB यूज किया जाता है। तो ये डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि कॉर्न बोरर के लिए कौन से टाइप के क्राइजीन्स होते हैं। तो ऑप्शन में दे रखे होंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। क्राइजीन 2AB, क्राइजीन 1AC कॉटन वॉलवॉर्म के लिए, क्राइजीन 2 है ना, क्राइजीन 2AB है तो 1 भी तो होगा, तो क्राइजीन 1AB कॉर्न बोरर के लिए यूज किया जाता है। वैसे 3 भी है, क्राइजीन 3AB भी है, वो पोटैटो जो है वो वॉर्म के लिए यूज किया जाता है। कोलोराडो पोटैटो बीटल्स के लिए वो यूज किया जाता है। ये अगर आप एडिशनल लिखना चाहेंगे तो ठीक है ना। तो बीटल्स के लिए जो यूज किया जाता है वो है हमारे पास क्राइजीन 3AB, और किसके लिए? कोलोराडो पोटैटो बीटल। ये इस इंसेक्ट के लिए जो है वो ये क्राइजीन्स है जो कि पोटैटो की एक क्रॉप को जो है वो अफेक्ट करता है। मतलब ये है नहीं आपकी बुक में, लेकिन ये एडिशनल बताया मैंने आपको। आपकी बुक में ये दो ही दे रखे हैं, क्राइजीन 2AB, क्राइजीन 1AC। ये कॉटन वॉलवॉर्म को जो है वो जो कॉटन वॉलवॉर्म इंसेक्ट है उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्राइजीन 1AB कॉर्न बोरर से प्रोटेक्ट करता है कॉर्न प्लांट को।
इतना क्लियर है? तो आपने देख लिया कि जो क्रायोजेन्स होते हैं दैट आर इंसेक्ट स्पेसिफिक और प्लांट स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर है? अगर हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चंस की कि ये जो हमारे पास क्रायोजीन है जो कि इतना खतरनाक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये खुद जो हमारे पास बैसिलस बैक्टीरिया है उसको क्यों नहीं मार देता? ये बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, या नीट में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इतना जो टॉक्सिन बन रहा है ना, वो क्यों नहीं, वाई वीटी टॉक्सिन डज नॉट किल बैसिलस बैक्टीरियम? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? वाई वीटी टॉक्सिन डज नॉट किल बैसिलस बैक्टीरियम, है ना? क्यों उस बैसिलस बैक्टीरियम को क्यों नहीं मार देता वो, जबकि बन तो वो इसी के अंदर रहा है। तो आंसर क्या है कि जो बीटी टॉक्सिन जो बैसिलस के अंदर बन रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है, और वो इनएक्टिव फॉर्म का क्या नाम है? प्रोटॉक्सिन। इस प्रोटॉक्सिन को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? एल्कलाइन पीएच चाहिए, ताकि ये क्या बना सके? एंडोटॉक्सिन, जो क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है। तो ये जो एल्कलाइन पीएच है ये बैसिलस बैक्टीरियम में नहीं मिलता है उसको, इसलिए वो इससे अनअफेक्टेड रहता है। तो अगर आप कल को ये पूछ ले कि सर हम खा लें तो क्या हो जाएगा? हो सकता है बीटी कॉटन का पत्ता हम ही खा लें, या बीटी कॉटन वो जो है कॉटन वो हम ही खा ले, तो हमारा अंदर क्या चक्कर चलेगा कि हम भी मर जाएंगे? तो हम नहीं मरेंगे, जबकि हमारे अंदर एल्कलाइन पीएच होता है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जब रन करना ड्यूडेनम के पास एल्कलाइन पीएच ही होता है, लेकिन उससे पहले एसिडिक पीएच भी तो होता है। तो जब वो हमारी इस गट में आ रहा होगा तो स्टमक के रास्ते भी तो गुजरेगा, तो वो वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हमें वो अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? आई बात में? तो इतना ही आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो बीटी टॉक्सिन से आते हैं, जितने आते हैं मैंने उतने सारे बता दिए कि बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, या क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बैसिलस जो थ्रिंजेनेसिस है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो बीटी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात सही में? और इसमें जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनता है उसका क्या नाम है? क्रायोजीन्स। ठीक है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जैसे ही उसको एल्कलाइन पीएच मिलता है वो क्रिस्टल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात सही में? तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो, और इनएक्टिव फॉर्म का क्या नाम है? प्रोटॉक्सिन। एक्टिव फॉर्म का क्या नाम है? एंडोटॉक्सिन। क्या करता है? मिडगट जो होती है इंसेक्ट की उसको स्वेल और लाइसिस कर देता है, उसकी बेसिकली पोर बना देता है उसमें बहुत सारे। ये सारे क्वेश्चन बीटी कॉटन प्लांट से सारे जितने हो सकते हैं मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एक और केस की कि किस तरीके से हमने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो यूज करा है। तो आपने देखा होगा कि टमाटर तो सभी खरीदते हैं ना बाजार से, सबके घरों में आते हैं टमाटर। जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि टमाटर जो थोड़ा सा हार्ड हो, वो लिचपिचा सा ना हो, ना जो बड़ा ही सॉफ्ट हो गया उसको हम साइड में निकाल के रख देते हैं। फिर वो केचप वाले ले जाते होंगे टमाटो सॉस की फॉर्म में, आप खा ही लेते हैं उसको, अलग बात है, लेकिन वो आपके पर्दे से परे है ना, बात सामने थोड़ी बना रहे वो। लेकिन अगर आप खरीदने जाएं तो आप क्या करेंगे? ठीक टोमेटो जो है वो छांट के लेकर आएंगे, जो सारे तो नहीं यूज कर लेते एक ही दिन में, 3-4 दिन 5 दिन वो चल पड़े, आप इतने हार्ड से जो वो लेकर आते हैं कि हाँ ये बच जाएंगे, 3-4 दिन तक बच जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो टोमेटो है इसको भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, जीएम प्लांट बना दिया इसको। क्या प्रॉब्लम आई? यही प्रॉब्लम आई कि शेल्फ लाइफ कम है टोमेटो की, है ना। ऐसा है कि उगेंगे तो खेतों में ही, अब खेतों तक लाते लाते हो सकता है कि जो टोमेटो है आपके वो सड़ ही जाए बेचारे, तो दुकानदार को तो लॉस ही है ना बेचारे को, आए ना बात सही में। तो फायदा कब होगा कि जब इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ा दी जाए, कि टोमेटो जल्दी पिलपिला सा जो ना हो, जल्दी खराब ना हो जाए, बचा रहे कुछ दिन,
इससे सबको फायदा है, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है वो एक जो है वो टोमेटो को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, और उस जो टेक्निक का नाम है हमारे पास फ्लेवर सेवर, है ना। टोमेटो क्या बनाया है हमने, फ्लेवर सेवर टोमेटो हमने उसको कहा है। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि शेल्फ लाइफ जो है उसकी डिक्रीज थी। क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। इसकी क्या थी हमारे पास, सेल्फ लाइफ बड़ी कम थी, तो हमने क्या किया है, इसकी सेल्फ लाइफ को जो है वो इंक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया है हमने, इसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसकी शेल्फ लाइफ डिक्रीज कर कौन रहा है। तो टोमेटो की जो सेल वॉल होती है, सेल की जो सेल वॉल होती है, उसके अंदर जो है वो एक चीज पाई जाती है, जिसका एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को बोलते हैं पैक्टिन, है ना। जो सेल वॉल है टोमेटो सेल की, उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है पैक्टिन। ठीक है, ये पैक्टिन एंजाइम क्या करता है, ये जो सेल वॉल होती है आपके टोमेटो की, उसको डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है, डिसॉल्व दी सेल वॉल। अगर सेल वॉल डिसॉल्व जल्दी हो जाएगी तो टोमेटो हमारा खराब भी जल्दी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हटा देना है भाई। अगर नहीं हटा पाते हैं तो ये जो जीन बना रहा है, जिसकी वजह से सेल वॉल डिसॉल्व हो जा रही है, इसको साइलेंस कर देना है, साइलेंट ही कर देना है, इसके एक्सप्रेशन को दबा ही देना है कि ये अपना एक्सप्रेशन दे ही ना पाए। जब अपना एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाएगा या ये प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो सेल वॉल इसकी शेल्फ लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब ये प्रेजेंट होता है तो ऐसा क्या कर देता है ना, ये बनाता है एक और एंजाइम जिसका नाम है हमारे पास पोलीगैलेक्टोरोनेज। ये एक एंजाइम बनाता है। पैक्टिन क्या करता है, सेल वॉल में एक और एंजाइम को बनाता है, जिस एंजाइम का नाम है पोलीगैलेक्टोरोनेज। जो है वो एंजाइम, इसकी मदद से क्या करता है, ये सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है। क्लियर है, तो हमने इस पैक्टिन को ही हटा देना है। और किस टेक्निक से हटाना है वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं या अभी आगे पढ़ना है, लेकिन नाम मैंने आपको बता दिया है। RNAi टेक्निक से हमने इसको साइलेंस कर देना है या रिमूव करवा देना है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो RNAi टेक्निक ही रहेगा। RNA इंटरफेरेंस जो टेक्निक है उसके बारे में ही रहेगा कि किस तरीके से ये जीन को साइलेंस करने का काम करती है, किस तरीके से हम इस टेक्निक का यूज करके प्लांट को रेजिस्टेंस देते हैं बैक्टीरिया से या किसी भी तरीके के वर्म से या वायरस से, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये एक टेक्निक ये है जिसकी वजह से हमने टोमेटो की शेल्फ लाइफ को जो है वो बढ़ा दिया है, उसको हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने जो है वो बीटी टोमेटो बना लिया। क्लियर है, इसी तरीके से हमने बीटी राइस बनाया हुआ है, पढ़ा ना हमने पहले बीटी राइस। बीटी सोयाबीन बनाया हुआ है हमने, ठीक है, बीटी ब्रिंजल बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने और भी कई जो है वो वैरायटीज जो है वो क्रॉप की वो बीटी से जो है वो रेजिस्टेंस बनाई है हमने। इतना क्लियर है। तो एग्रीकल्चर में जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक था बीटी कॉटन, वो यहाँ पे खत्म होता है। और एक और टॉपिक हमने पढ़ लिया फ्लेवर सेवर टोमेटो, कि टोमेटो को भी हमने कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी और उसको हमने कैसे सोल्व कर दिया। किस टेक्निक से सोल्व करा, RNAi। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास RNAi टेक्निक, जिसको जीन साइलेंसिंग भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, RNAi, या इसको हम क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग भी इसको हम कहते हैं। I स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है,
क्लियर है? तो अगर हम बात कर लेते हैं कि RNAi टेक्निक है क्या, कैसे हम इसमें इसका जो है वो यूज करते हैं, तो RNAi की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो RNAi है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म से आपको एक और बात याद आई होगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है इन यूकैरियोट्स। वो प्रोकैरियोट्स में थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या है? यूकैरियोट्स में है। एक डिफेंस मैकेनिज्म है, नेचुरल है, लेकिन ये एक्टिव कब होता है? दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है, काम कब करता है? ठीक है, इट वर्क व्हेन फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA अकर, कि जब हमारी बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है तब ये काम में आता है RNA इंटरफेरेस। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो सिंगल स्टैंडर्ड mRNA बनता है। सेंट्रल डॉग्मा हमने पढ़ा हुआ है कि DNA से क्या बनता है, हमारे पास mRNA बनता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है हमारे पास। लेकिन ये डबल कब बन गया? आई बात सही में? तो जब हमारे पास mRNA बनता है, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में हमारा सिंगल स्टैंडर्ड ही बनता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं या किसी वायरस की वजह से, कि कोई वायरस आ गया हमारी बॉडी के अंदर, अब वायरस का अपना जेनेटिक RNA है, तो RNA जो है वो कई बार कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है हमारी इस स्ट्रैंड के। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो वो सिंगल स्टैंडर्ड ना होके क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा। ये तो वायरस की वजह से हो गया। एक दूसरे होते हैं ट्रांसपोजोम्स। तो ये ट्रांसपोजोम्स क्या होते हैं? ये जंक DNA होता है। जंक DNA ऐसे DNA तो जो आपकी बॉडी में कुछ नहीं बनाता है, लेकिन रेप्लिकेशन करने के लिए उसको जो है वो RNA की जरूरत पड़ती है। तो कई बार इसका RNA जो है वो RNA के थ्रू जो है रेप्लिकेट वो करता है, तो RNA कई बार उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है हमारे ही mRNA के, तो वो दोनों बाइंड अप कर जाते हैं और बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है। जब वो डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो ये तो गलत बात है। तो इसी को दूर करने के लिए ये RNAi नेचुरल डिफेंस सिस्टम हमारे अंदर रहता है। ये कहानी याद रखनी है। ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में हमने यूज करी हुई है ये टेक्निक, जिसमें टोबैको प्लांट को हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। किस टेक्निक से? RNAi। तो इस टेक्निक को यही समझ लेना है, वहां आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको मिटा दूं। अगर हम बात कर लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड RNA जब बनता है तो हमारे पास RNAi एक्टिव हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि DNA है, DNA से क्या बना? हमारा mRNA बना, जो कि कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है। लेकिन हो सकता है किसी फॉरेन वायरस की वजह से ये हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड mRNA है वो डबल स्टैंडर्ड हो जाए। अब ये कैसा बना गया? डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया। जब डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है तो हमारी बॉडी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, वहां पे एक एंजाइम की फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं डाइसर। क्या बनता है? डाइसर बनता है। डाइसर क्या करता है? इस सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA से जो डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया है हमारी बॉडी के अंदर, इस डबल स्टैंडर्ड RNA को क्या करता है? फ्रेगमेंट में कट कर देता है। छोटे छोटे इसके क्या बना देगा? फ्रेगमेंट बना देगा। क्लियर है? इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को अब हम कहते हैं siRNA। SI स्टैंड फॉर स्मॉल RNA। डायरेक्ट फुल फॉर्म है जो वो पूछता है। siRNA क्या है? बस जो डबल स्टैंडर्ड RNA है डाइसर ने उसको कट कर दिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट हो जाता है तो एक और एंजाइम की एक्टिवेशन होती है, उसको कहते हैं रिस्क।
क्या कहते हैं, रिस्क इसको हम कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं। ये भी डायरेक्ट फुल फॉर्म आती है कि रिस्क स्टैंड फॉर आरएनए इंड्यूस्ड, भी कहीं पे लिखा होता है, इंड्यूसिंग भी लिखा होगा, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है। ये साइलेंस करने का काम करता है, कोई भी जो जीन बन रहा है, आरएनए बन रहा है, उसके एक्सप्रेशन को ये शो नहीं होने देता। ठीक है, तो ये रिस्क क्या करता है, ये है रिस्क हमारे पास। इस तरीके से रिस्क की जो जो एंजाइम है वो फॉर्मेशन होती है। अब रिस्क क्या करता है, अनवाइंड कर देता है, अनवाइंड दी siRNA। अब ये बाइंडिंग है ना, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या करता है, ये जो रिस्क है ये अनवाइंड कर देता है इस siRNA को। जब अनवाइंड करता है तो इसकी एक स्टैंड अपने ऊपर अटैच करवा लेता है इस तरीके से, टेम्पलेट स्टैंड। अब एक तो टेम्पलेट स्टैंड होगी, टेम्पलेट, और दूसरी कोडिंग स्टैंड होगी। कोडिंग स्टैंड वो होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है टेम्पलेट स्टैंड के। तो ये क्या करेगा, इस एक टेम्पलेट स्टैंड को अपने ऊपर बाइंड करवा लेगा। ठीक है, बाइंड करवाने के बाद क्या होगा, अब ये जो टेम्पलेट स्टैंड है अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेगी। तो ये तो सारे क्या है, वायरस के एमआरएनए। तो जैसे ही ये वायरस के एमआरएनए जो यहां पड़े हुए हैं, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री को ढूंढ के उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। तो जैसे ही बाइंड करेंगे डाइजेस्ट कर देगा उनको, डाइजेस्ट दी वायरस आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अब टेम्पलेट तो रहेगा ही अपना, लेकिन जो फॉरेन आया है आरएनए उसको बाइंड करके डाइजेस्ट कर देगा। तो जब डाइजेस्ट कर देगा तो वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पास वापिस से सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बच जाएगा, जो वापिस ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बन जाएगा। कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं इसी कहानी को लेके कि हमने इसी कहानी को लेके क्या बनाए हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं, जिसमें आप एग्जांपल पढ़ेंगे टोबैको प्लांट का। इसको हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है विद द हेल्प ऑफ RNAi टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक। और RNAi क्या है, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोट्स। किस तरीके से काम करता है आपको मैंने बता दिया। इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए, इसको ही डाल देना है सीधा। किसकी हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से। बाकी काम तो यही करेगा। लेकिन हम देख लेते हैं कि इस टोबैको प्लांट को अफेक्ट कौन करता है। ठीक है, इसके अंदर जो डिजीज हो रहा है, डिजीज कॉज्ड बाय सॉइल नेमाटोड। एक सॉइल नेमाटोड है जो इसको ये डिजीज करता है। अब सॉइल नेमाटोड क्या होते हैं, एक वर्म होते हैं, एस्केलमेंथिस फाइलम को बिलोंग करते हैं। ये वर्म होते हैं। ये वर्म क्या करते हैं, टोबैको प्लांट की रूट्स, अब ये रूट्स हैं टोबैको प्लांट की, ठीक है, इन रूट्स में नोड्स बना देते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से ये जो इनका न्यूट्रिशन है वो ड्रेन हो जाता है, प्लांट वीक हो जाते हैं और प्रोडक्शन ठप पड़ जाती है। तो ये करते क्या है कि जैसे ये नेमाटोड इस रूट के अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, अपना एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन कैसा बनेगा, इसको अफेक्ट करने वाला। तो हमने क्या करना है, ट्रांसलेशन होने ही नहीं देनी है। जब ट्रांसलेशन नहीं होगी प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये जो करवाना चाहता है प्लांट में वो होगा ही नहीं। तो इसको कौन रोकेगा, डाइसर रोकेगा। आई बात सही में। तो ये हमने मैकेनिज्म, ये इसलिए मैकेनिज्म जो है आरएनएआई का वो अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो नहीं बताया गया है, डायरेक्ट ही बता दिया गया है। अब टोबैको प्लांट में वापिस आते हैं। तो टोबैको प्लांट को डिजीज कोज करता है एक सॉइल नेमाटोड
उस सॉइल नेमाटोड का नाम नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन ये बता दिया कि सॉइल नेमाटोड रूट नोट करता है, रूट के अंदर नोट बना देता है, गांठे सी बना देता है। ठीक है, तो क्या करता, कौन सा डिजीज करता है ये? रूट नोट डिजीज करता है। किसमें? टोबैको प्लांट में। कौन कॉज करता है? नेमाटोड। उस नेमाटोड का कोई नाम होगा? मेलोइडोगाइनी इनकोगनिटा। मेलोइडोगाइनी इनकोगनिटा उस नेमाटोड का नाम है। ये तो याद ही रहेगा आपको, इनकोगनिटा। ठीक है, और मेलोडियो की टॉफी भी आती थी, ये गूगल में मिलता है, इनकोगनिटा मोड। और ये जो है वो आपका मेलोडी टॉफी नहीं आती थी एक, वो उसे याद रख लेना है। याद रखने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ना। मेलोडोगाइनी है ना, कि मेलोडी खाई नहीं कि तू खाई है ना, मेलोडी खाई नहीं तो खाई नहीं याद रखना, मतलब मेलोडोगाइनी इनकोगनिटा है ना, गूगल में मोड रहता है इनकोगनिटा मोड। हंसते हैं आगे से। ये नेमाटोड का नाम है जो डिजीज कॉज करता है। कौन सी? रूट नोड डिजीज, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है सारा का सारा वो प्लांट के रूट से ड्रेन आउट हो जाता है और प्लांट खत्म हो जाता है। तो हमने इसको ही मारना है सबसे पहले। तो ये नेमाटोड है, ठीक है, ये रूट के अंदर का सिस्टम है। नेमाटोड अंदर जाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ये हमने बात करी थी। क्लियर है? अब हमने क्या किया है, टोबैको प्लांट के अंदर अपना वो डाइसर जीन डाल दिया है। वो जीन डाल दिया है जो आरएनएआई मैकेनिज्म बना देगा अब प्लांट के अंदर। क्लियर है? वो कब बनेगा? जब डबल स्टैंडर्ड क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आई बात सही में? तो हमने क्या किया है, ये अपना जो काम का जीन है वो इस तरीके से हमने इसके अंदर फिट कर दिया है, प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये वो जीन है, ये वो जीन है जो हमारे अंदर या जो प्लांट के अंदर आरएनएआई को अब एक्टिव करेगा। अब ये ऐसा जीन है कि जब आरएनएआई फंक्शन करेगा तो ये क्या करता है, वैसे तो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, क्लियर है, लेकिन ये क्या करेगा, ये दो तरीके के आरएनए बनाएगा। ये जो टेम्पलेट स्टैंड है ऊपर, टेम्पलेट, और ये कोडिंग है, तो टेम्पलेट स्टैंड एंटी सेंस आरएनए बनाएगा और कोडिंग वाला क्या बनाएगा, सेंस आरएनए बनाएगा। दो तरीके के आरएनए बन गए, डबल स्टैंडर्ड बन गया। डबल स्टैंडर्ड बन गया तो कौन एक्टिव हो गया, आरएनएआई एक्टिव हो गया। फिर से इसने इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट करे। अब इसका ये जो दूसरा जो है स्टैंड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नेमाटोड का एमआरएनए होता है। हमने जीन ही वैसा डाला है कि वो वैसा ही एमआरएनए बनाए जो कॉम्प्लीमेंट्री हो उस नेमाटोड के एमआरएनए के। कि नेमाटोड को लोगों की ये तो अपनी ही बिरादरी का है, हैंडशेक ही कराते हैं जब अपनी बिरादरी के मिल जाते हैं ना आपको, फिर वो गले मिलना हैंडशेक हो ही जाता है। तो इस नेमाटोड को लगता है कि अपना ही तो एमआरएनए है ये, अपना तो भाई साहब है ये। तो जैसे ही अपने भाई साहब के पास जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, और जब डबल स्टैंड बन जाएगा तो फिर ट्रांसलेशन नहीं होगी। वही तो चाहिए हमें। तो हमारा जीन क्या करता है, पहले ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता है। एक एंटी सेंस आरएनए बनाता है, एक सेंस आरएनए बनाता है। क्लियर है? जब ये डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं, आरएनए एक्टिव हो जाता है, डाइसर आ जाएगा, डाइसर इसको फ्रेगमेंट में कट कर देगा। डाइसर आ गया ना, siRNA बना देगा। siRNA बन जाएगा तो रिस्क आ जाएगा, रिस्क आएगा तो siRNA को अनवाइंड कर देगा, नीचे वाले को हटा देगा, नीचे वाला यहां पड़ा रहेगा और टेम्पलेट को यहां चिपका लेगा। अब ये टेम्पलेट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा mRNA के, तो फिर ये इसको पकड़ेगा। आ जा तू इधर, ये इधर फटाफट, हाँ अपना ये बिरादरी का, ओह भाई साहब कहाँ घूमने आ गए, मैं भी आ गया हूँ, अब मिलके डिजीज कोज करेंगे। ओ उसको क्या पता कि ये ट्रैप है। तो जैसे ही एमआरएनए इसके ऊपर बाइंड करता है इसका तो काम ही इसको डाइजेस्ट करना, ये पाया जाता है बेचारा, ये फंस गया।
अब ये खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो डिजीज हो ही नहीं पाया। कौन सा? ये तो अपना ही है ना, ये तो अपना ही बनाया हमने, ये बेचारा तो हमने अपना ही बनाया ट्रैप देने के लिए। ये फंसाने के लिए बकरी चारा तो डालना पड़ना, ये फंस गया बेचारा आके, ओ भाई साहब अपने, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री दिखे ना, इसको चिपक गया के इधर, चिपक गया तो रिस्क ने डाइजेस्ट कर दिया उसको, एक्टिव हो गया रिस्क, एक्टिव हो गया तो डाइजेस्ट कर दिया, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बच गया अपना, वापिस आएगा फिर वापिस से वही सिस्टम चला देना हमने। तो इस तरीके से हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया हमने टोबैको को। समझ गए होने अब कोई प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। ये जो आरएनए आई है, एक बार फिर से इसको मैं समराइज कर देता हूं। एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है यूकैरियोट में। ये तब एक्टिव होता है जब हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। नॉर्मली तो नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा वायरस आ जाए, उसका आरएनए हमारे एमआरएनए से जुड़ जाए तो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाता है। जैसे ही बना, कई बार अपने ही जीन धोखा दे जाते हैं, ट्रांसपोजोन जो होते हैं, जंपिंग जीन इसको कहते हैं हम। कई बार इसका आरएनए जुड़ जाता है हमारे एमआरएनए के साथ, तो जैसे ही जुड़ेगा आरएनएआई एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो ये पहले एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है डाइसर। डाइसर क्या करेगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड बन गया इसको काटेगा, ठीक है, स्लाइसिंग कर देगा, इसकी छोटे छोटे स्लाइस बना देगा। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट या स्लाइस को हम कहते हैं siRNA। SI स्टैंड फॉर स्मॉल, एक स्मॉल ही बनाए ना इसमें, छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए को हम कहते हैं। जैसे ये बना, एक और एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, siRNA को अनवाइंड कर देता है और उसकी एक स्टैंड अपने साथ बाइंड करवा लेता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है दूसरे स्टैंड के साथ, दूसरे एमआरएनए की। तो जैसे ही ये रिस्क उसके करीब जाता है दूसरे एमआरएनए के, वो इस कॉम्प्लीमेंट्री समझ के इसके साथ बाइंड हो जाता है। जैसे बाइंड हुआ, उसने ये फॉरेन वाला जो आरएनए था उसको डाइजेस्ट कर दिया और अपना बच गया, अपने सिंगल एमआरएनए को फिर वो ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनाने में। ऊपर वाला तो हमारे पास है ना, वो हमारा अपना ही था। कौन सा वाला? ये siRNA के, ये तो अपना ही है ना, ये ही तो चिपकेंगे। तो फिर वो डबल स्टैंड हो जाते हैं। ये तो हमने अपनी बात करी ना कि हमारे अंदर ये जो हमारे पास siRNA के साथ जो दूसरा स्टैंड जुड़ा है, ये mRNA वायरस का है। तो जैसे ही अनवाइंड करा वो अलग हो गए, लेकिन टेम्पलेट स्टैंड तो उसने अपने साथ बाइंड कर रखी। अब जैसे ही घूमेगा ये वापिस चिपकेंगे, ये वापिस भी तो चिपकेंगे। अनवाइंड करें, इधर siRNA को अनवाइंड करा है, खोला है, लेकिन एक स्टैंड उसने अपने पास रख ली है। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएंगे, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, चिपकने की सोचेंगे, तो इसने चिपकाना ही तो है। तो जैसे ही चिपकाएगा इसको डाइजेस्ट कर देगा। किस स्टैंड को? इन वाली स्टैंड्स को डाइजेस्ट कर देगा, ये जो वायरस के आरएनए थे हमारे पास, और अपना ऊपर वाला बच जाएगा। यहां भी फिर सेम ही केस अप्लाई करते हैं। यहां वैसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जो दोनों टाइप के आरएनए बनाते हैं, एंटीसेंस और सेंस। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, हमारा आरएनए एक्टिव हो जाएगा। आई बात सही में? तो जो एमआरएनए वायरस के इस नेमाटोड का अंदर आया होगा, ये फिर यहां कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेगा उसको अपने आप ही। ये वाले तो फिर जो हमने सेंस आरएनए, इसको तो हमने निकाल दिया ना, ये कोई डिजीज नहीं कॉज करेगा। ये तो ट्रैपिंग के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस करा है। इसलिए उस आरएनएआई का प्रोसेस समझना बड़ा जरूरी था, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है। अब लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। और एग्रोबैक्टीरियम की वजह से हमने इस जो जीन है जो ये बनाता है, डाइसर आरएनएआई को एक्टिव करता है, उसको हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। कौन से प्लांट में? टोबैको प्लांट में। और हमारा काम हो गया। इसकी वजह से अब हमने ये जो रूट नोट डिजीज करने वाला जो नेमाटोड था उसको मार दिया, उसके आरएनए को मार दिया, वो उसमें डिजीज नहीं करेगा, टोबैको प्लांट की खेती बढ़िया होगी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो नेमाटोड है ये कौन सा डिजीज कोज करता है टोबैको प्लांट में? रूट नोट डिजीज कोज करता है। उस नेमाटोड का क्या नाम है? मेलिडोगाइनी इनकोग्निटा। एक सॉइल नेमाटोड है, ये भी सॉइल में रहता है। उसके लिए एक जो है वो टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है आरएनएआई, उसको जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, आरएनएआई में आई स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है, रिस्क स्टैंड फॉर
आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड पूछता है और नीट तो पूछता ही पूछता है, यहां से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? तो हमने टोबैको रेजिस्टेंट प्लांट, जो टोबैको है उसको भी रेजिस्ट कर दिया पेस्ट से। तो आप देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने किस तरीके से प्लांट को इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है। अब उनको बीमारी आसानी से नहीं होगी, उनको पेस्ट आसानी से नहीं हार्म कर पाएंगे, वो बचे रहेंगे, प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी हमारी। क्लियर है? तो ये था बायोटेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर, यहां पे खत्म होता है। जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाएंगे वो बीटी कॉटन और आरएनएआई टेक्निक्स है, इंटरफेरेंस है, और 1 मार्क्स की तो भरमार है इनमें। जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में उसकी तो भरमार है इसमें, तो रटने की जरूरत ही नहीं, इसको आपको पूरा मैंने समझा दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी यूज इन मेडिसिन। क्लियर है? एक और प्लांट का जिक्र कर लेते हैं। ये जो हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई है ना, हमने इनसे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी, पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए, हमने मेडिसिनल प्लांट भी बनाए हैं। हमने क्या किया है, मेडिसिनल प्लांट की भी हमने डेवलपमेंट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से करी है। हीरोदिन का नाम सुना है आपने? ये कोई बॉलीवुड का एक्टर या विलन नहीं है, ये एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है वेसल्स में, है ना। हीरोदिन कोई फिल्म का हीरो नहीं है या विलन नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है जो क्या करता है, ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे कि हीरोदिन नाम का ये जो विलन आप सोच रहे थे जो कि प्रोटीन निकला, वो बनता कहाँ है, हमने उसको प्लांट में कैसे इंट्रोड्यूस करा, कैसे का तो आंसर है आपके पास कि वेक्टर ही लिया होगा सर हमने, और कौन सा वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम। बस पढ़ना है कि किससे लिया है, किस ऑर्गेनिज्म से हमने ये हीरोदिन बनाने वाला जीन लिया है, किसके अंदर डाल दिया है। प्लांट का नाम भी तो इंपॉर्टेंट है, उधर प्लांट का नाम ही पूछा जाएगा, फिर उससे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल।